हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। सॉरी यार, आज थोड़ी सी लेट हो गई क्लास आपकी। चलो जी, आ जाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी AVS10। इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कोड है ना AVS10, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर आपकी वीडियोस देखते हैं, अच्छी भी लगती हैं, हमारा स्कोर भी इम्प्रूव होता है, लेकिन हमारे ना कोई SSC वाले दोस्त नहीं है। मैं तो CDS की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं XYZ कोई टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो समझिए जरा, इस कोड को आप किसी भी कोर्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब बैंक में भी ये कोड डिस्काउंट के लिए काम करेगा। बैंक, रेलवे, CDS, SSC, UPSC, नीट, क्लास 10 सब्सक्रिप्शन, 9th 8th। तो अगर आपको मेरी वीडियोस देख के फायदा होता है तो आप इस कोड को अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी कजन को रिकमेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जितने कोर्सेज हैं सब जगह ये कोड काम करेगा डिस्काउंट के लिए, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ SSC वाली कैटेगरी के अंदर। SSC कैटेगरी का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैचेज हैं, सब के सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। अब इस मॉडल का फायदा क्या है, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल बैच या किसी इंडिविजुअल टीचर की फीस नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीस बहुत कुछ ज्यादा है। टोटल कोर्सेज मिला के आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS का अगर किसी भी ऐप से कोर्स परचेज करते हैं तो टोटल फीस आपकी 6000 से ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं रहेगी। तो इसमें लगभग AVS10 कोड लगाने के बाद अराउंड इतनी है, वो 5850 के अराउंड है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो समझना। अगर आप मान लो किसी इंडिविजुअल ऐप से कोर्स परचेज करते हो, ग्रामर का बैच लो जी, फीस अलग। फिर वोकैब का बैच आ गया जी, दोबारा फीस दो। प्रैक्टिस बैच आ गया जी, दोबारा फीस दो। अब मेंस के लिए बैच आ गया जी, फीस दो दोबारा। सर अब अपडेटेड कंटेंट आ गया अगले साल का, अब अपडेटेड कंटेंट आ गया, लो जी दोबारा फीस दो। कितनी बार फीस दोगे भाई। और ऐसे ही मान लो सब्सक्रिप्शन लिया, मतलब कोर्स परचेज किया किसी ऐप से, मैथ का पढ़ना शुरू किया, एक चैप्टर ठीक लगा, बाद में सही नहीं लगा, आप क्या करोगे, दोबारा फीस दोगे। अरिथमेटिक ठीक लगा, एडवांस ठीक नहीं लगा, लो जी दोबारा फीस दोगे। तो इन सब चीजों से आपको आजादी मिल जाती है। आप अपनी तसल्ली से SSC के कम से कम 200-250 प्लस एजुकेटर हैं SSC पे। अनअकैडमी पे SSC के ही कम से कम 200-250 एजुकेटर हैं। आप अपनी तसल्ली से एजुकेटर चूज कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना कोर्सेज को देख सकते हैं। उसके बाद कितने ही कोर्सेज आते रहे, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद आपको दोबारा कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। एक ये भाई मेंस का बैच भी शुरू हो रहा है इस 25 अगस्त से। एक बार अगर आपने फीस पेमेंट कर दी तो उसके बाद दोबारा आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं। क्लियर। चलो जी, आ जाओ। एक ये हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है। ये 22 वाला थोड़ा स्पेशल है, मैंने बताया भी था कल वाले में। इसके अंदर प्राइजेस अच्छे हैं, आईपैड वगैरह, स्पीकर वगैरह। जनरली सिर्फ फ्री सब्सक्रिप्शन होते हैं, इस पर प्राइजेस अच्छे हैं। मेरा जो बैच है ये मैंने अभी बताया आपको, 25 तारीख से मेरा बैच आएगा। अब इसका मैं मकसद बता देता हूँ। मेंस में ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस दोबारा पढ़ाऊंगा। मेंस में मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखा गया मेंस के टाइम पे बच्चा क्या करता है, यार कुछ नया पढ़ ले, कोई एसपी बख्शी से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल ले, अच्छा कुछ करेक्टिव ग्रामर से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल ले, कोई ऑक्सफोर्ड की किताब से अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल ले, कोई वीडियोस देख लेता हूँ उनके अंदर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ। वो सब टाइम लगाओगे, दिन में 3-3 4-4 घंटे वीडियो देखते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन आपकी उस जील को, आपकी उस ललक को शांत करने के लिए बैच निकाल दिया। कुल 30 क्लास होंगी, इसके अंदर 30 ओनली। सवा घंटे की एक क्लास होगी, लगभग एक सवा महीने बैच खत्म हो जाएगा। बाकी टाइम पे बस पुराना रिवाइज करिए और अपना मॉक दीजिए, मॉक एनालिसिस रिवीजन, मॉक एनालिसिस रिवीजन, बस। इसके अलावा अगर आप कुछ चीजें कर रहे हैं तो बच्चे वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है जी। ये जो आपकी वो जो नए को सीखने की भूख है, कुछ नए कॉन्सेप्ट की है, वो यहां से मैं शांत कर दूंगा। उसके अलावा आपको मत्था मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। 25 तारीख को शुरू होगा, 8 से 9:15 इसका टाइमिंग रहेगा। हफ्ते में 5 दिन क्लास चलेगी। और अगर कंप्लीट इंग्लिश वाला कोर्स करना है तो भाई 22 जुलाई को आया था, अब अगला आएगा 22 सितंबर के अराउंड। 2 महीने में एक ही बैच निकालता हूं मैं। अगर तब तक का वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। लाइव देखो, नहीं तो फिर इसको देख सकते हो, AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा वोकैब के बैच, प्रैक्टिस बैच, सब कुछ चलता ही रहता है। जो भी इंटरेस्टेड है AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो मुझसे पढ़े अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलो जी, इसमें बताइए जरा।
किरण के लेटेस्ट एडिशन में 10 ईयर का ही कलेक्शन है। 10 ईयर का तो कर ले छोटे भाई, 10 ईयर का कर लेगा, इतना बहुत है। सर आपके बैच में और बाकी टीचर के बैच में क्या फ़र्क है? बाकियों का 6 महीने चलता है, मेरा 50 दिन में ख़त्म हो जाता है। भाई देखो, 2 महीने का बैच होता है मेरा थ्योरी का, 2-2 महीने के, एक 2 महीने का और 1 महीने का एक बैच है मेरा वोकैब का, 3 महीने आप उसको मान लो, और एक एक महीने के प्रैक्टिस बैच है मेरे अनअकैडमी पे, 2 महीने के आप उसको मान लो, तो टोटल 7 महीने का बैच है, मान के चलना आप। थ्योरी का बैच यहाँ पे अलग है, वोकैब का बैच अलग है, प्रैक्टिस बैच अलग है, लेकिन फीस एक बार ही पे करनी है, तो फ़र्क यही है, ठीक है। और फ़र्क है कंटेंट का, वो आप देखोगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वीडियोस देखना आराम से 3-4 क्लास, और कुछ नहीं तुम इसी चैनल की शुरुआत की 3-4 क्लास लगातार लगा लो, तुम्हें कंटेंट में दम लगे तो देख लो, नहीं तो टीचर बहुत और अकेडमियाँ भी बहुत सारी हैं, कहीं भी पढ़ सकते हो। यार इधर उधर की फालतू बात करने आए हो तो बेशक चले जाओ भैया, ठीक है, अपना यहाँ पे पढ़ना हो तो पढ़ लो, अनोनिमस भैया, ठीक है, यहाँ पढ़ना हो, पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, इधर उधर की ये ब्लॉक होके मानेगा, लो इसका कर देते हैं इलाज। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। थैंक यू सौविक भाई, जल्दी से बताओ यार, इसमें इधर उधर की बात मत करो। द डियोज नेटवर्क, ये जो डियोज का जो नेटवर्क था, ये बनाया गया था किस लिए? ट्रू सिग्नल सीखने के लिए। किस चीज को सीखने के लिए? कि आइडेंटिफाई करना है ट्रू सिग्नल्स को यूजिंग प्रीवियसली वेटेड सिग्नल्स, और फिर स्टडी करना वीकर सिग्नल्स को, ठीक है। ये बेसिकली कोई नेटवर्क है, उसको क्यों बनाया गया बता रहा है। अब ये पैसिव में वॉज मेड, ये बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? इसको वाई का रिप्लाई देने के लिए आपने एक इन्फिनेटिव लिखा, ठीक है। अब आपने इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, आपने इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, ठीक। अब ये आइडेंटिफाई तो अपने आप में वर्ब है, वर्ब कैसे ऑब्जेक्ट बन सकती है? वर्ब कैसे ऑब्जेक्ट बन सकती है? लर्न व्हाट, इसको बनाया गया था वॉज मेड, क्यों? टू लर्न व्हाट, टू लर्न व्हाट। और वैसे भी इसने आगे अपना ट्रू सिग्नल से एक और ऑब्जेक्ट रखना है, तो यहाँ पे आपको एक सेमी वर्ब की जरूरत है, जो वर्ब प्लस में नाउन हो, यानी कोई इन्फिनेटिव आपको लगाना पड़ेगा जो दोनों काम आपके कर पाए। क्लियर है जी इतनी बात? अच्छा, मेड टू लर्निंग, अब वाई का रिप्लाई देने के लिए तो टू लर्निंग तो आ नहीं पाएगा, वाई का रिप्लाई तो या तो फॉर प्लस जेरेंड होता, मेड फॉर लर्निंग लिखा होता, या फिर सीधा इन्फिनेटिव लगा के वाई का रिप्लाई दिया जाता। तो टू लर्न के अंदर तो कोई गलती नहीं है, इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन आपके खराब हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, वॉज मेड। इसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? टू लर्न, और लर्न व्हाट? टू आइडेंटिफाई। तो आपका सही ऑप्शन है जी ए। लेकिन एक चीज देखिए, अगर इसके अंदर हाउ टू वर्ड दिया होता तो ये ऑप्शन और ज्यादा बढ़िया होता। डियोज नेटवर्क वाज मेड टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू सिग्नल्स। आपने देखा होगा अक्सर ये लर्न वर्ब होगी, नो वर्ब होगी, इनके बाद जब आप कोई एक्शन लिखना चाहते हो तो उससे पहले WH फैमिली का वर्ड लगाते हो। लेकिन अब बात ये कि मेरे पास जितने ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन यही है, हाउ टू आइडेंटिफाई अगर होता तो वो बढ़िया ऑप्शन रहता। ठीक है जी, नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। थैंक यू तान्या जी। It also indicates the caveats and failure modes in the model need to be improved before being used independently. ये भी दर्शाता है कि जो कैवेट और फेलियर मोड्स हैं ये मॉडल के अंदर इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है इंडिपेंडेंटली यूज किए जाने से पहले। अब ये यहाँ पे बिफोर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है।
अब ये बीन यूज्ड, ये तो आपने वर्ब लिख दिया और इंडिपेंडेंटली एडवर्ब लिख दिया, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इसका ऑब्जेक्ट बन सके। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक जेरेंड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आईएनजी स्ट्रक्चर का बनाना पड़ेगा ताकि वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाए। वो जो बीइंग यूज्ड लिखोगे वो जेरेंड का पैसिव वर्जन है जो कि बिफोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसे इंडिपेंडेंटली यूज किया जाए, ये यूज करें नहीं, इसे यूज किया जाए तो पैसिव भी चाहिए, और पैसिव भी कैसा चाहिए, जो बेसिकली नाउन के रूप में हो, क्योंकि बिफोर प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट भी देना है। तो यहाँ पे एक जेरेंड काम करेगा पैसिव वर्जन का, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बीइंग यूज्ड। बीइंग प्लस V3 ये होता है जी जेरेंड का पैसिव। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा जेरेंड का पैसिव कैसे करते हैं, इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे करते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा वॉइस और पूरा नरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ा रखा है। 45 नंबर का वॉइस नरेशन आता है मेंस में, इस यूट्यूब चैनल से पूरा वॉइस और पूरा नरेशन कर लो, एक भी नंबर कट जाए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें बताइए जरा। नहीं संजय बिस्वाल, इतने दिन हो गए तुझे आते हुए, पता तो होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होती है अनअकैडमी रात वाली क्लास। अब देख 20 बार कमेंट करेगा ये। The B109 funds are intended to offset the loss of wages due to TB and to help both traveling and nutrition। अब तुम्हें पता होगा ये एंड होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ अक्सर आपको देखा गया होगा पैरेललिज्म लगाना होता है। अब यहाँ पे तुमने लिख रखा जेरेंड और यहाँ पे तुमने लिख रखा नाउन, तो भैया या तो दोनों नाउन लिखो या फिर दोनों जेरेंड लिखो, है ना। तो अब देखो जरा दोनों किसमें ऑप्शन अपने सही बैठ रहे हैं। ट्रेवल्ड लिख दिया, इधर वर्ब लिख दी, इधर नाउन लिख दिया। अच्छा इधर नाउन इधर जेरेंड लिख दिया, इधर न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे बोलते हैं तो एडजेक्टिव लिख दिया न्यूट्रिशनल, गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट तो पहले गलत था, ये सही है क्योंकि ट्रैवल अपने आप में नाउन भी होता है। ट्रैवल माने यात्रा, ट्रैवल वर्ब भी होता है, ट्रैवल नाउन भी होता है। ट्रैवल माने यात्रा जब होता है तब वो नाउन होता है, तो ये वाला अपना ऑप्शन आ जाएगा जी सी। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताओ भैया। सूरज, उषा, अविनाश, कबीर सिंह, प्रहलाद, संजय, बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। कुमार विवेक, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो बच्चे मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। आप गलत चैनल पे आ गए हो, ठीक है। इस टाइप का मुजरेबाजी कहीं और करी जाती होगी, अब वहां चले जाएं, ठीक, मेरे चैनल पे नहीं। The center's bid to dispel the pall of gloom over the country have been helped in recent weeks by a rating। ये जो सेंटर की जो कोशिश है, ये जो उदासी का माहौल छाया हुआ है ना इकोनॉमी के ऊपर, इसको हटाने की जो सेंटर की कोशिश है उसे रिसेंटली उसे हेल्प करी गई है एक रेटिंग के द्वारा रिसेंट वीक्स के अंदर, ठीक। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सेंटर्स बिड ये है जी आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटर की कोशिश इसका मतलब है, ये इसके लिए एडजेक्टिव है। टू डिस्पेल किस लिए है ये कोशिश, इस काम के लिए, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओवर प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो वर्ब है ना इसका सब्जेक्ट है, ये सेंटर की बिड, सेंटर की कोशिश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैव नहीं, यहाँ पे हैज आएगा। तो यहाँ पे हैज बीन हेल्प्ड आएगा यहाँ पे। कुछ आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए। एक्सपेंसिव ऑयल कुड हिट द कंजम्पशन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड डेंट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो एक्सपेंसिव ऑयल है वो हिट कर सकता है कंजम्पशन को, मतलब कंजम्पशन कम हो सकती है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सकती है, और वो डेंट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को।
व्हाट इज नॉट अ पाथ टू अ सस्टेन्ड रिवाइवल, जो कि एक पाथ नहीं है, जो कि एक रास्ता नहीं है सस्टेन्ड रिवाइवल के लिए। तो यहाँ पे आपको जरा समझना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये लिखना था, इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आगे क्लॉज लिखना था। और जब इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेसिकली एक्सपेंसिव ऑयल कुड हिट, नहीं, इस पूरे क्लॉज के लिए लिखना है, सिंगल वर्ड के लिए नहीं लिखना भाई, इस पूरे क्लॉज के लिए लिखना, सॉरी। ये जो एक्सपेंसिव ऑयल है ये इस चीज को नुकसान पहुंचा सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है और डेंट कर सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। और ये जो है ना, ये कोई रास्ता नहीं है सस्टेन्ड रिवाइवल का। तो इस पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर करने के लिए लिखना था। देखो वट तो यहाँ वैसे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वट रिलेटिव प्रोनाउन तब अपन यूज करते हैं जब कोई एंटीसीडेंट ना हो। यहाँ पे अपना एंटीसीडेंट है ये पूरा का पूरा क्लॉज। अब जब पूरा का पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट बनता है तो उसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाना पड़ता है। कुछ याद आया? तो यहाँ पे विच इज नॉट अ पाथ लिखना पड़ेगा आपको। ये जो एक्सपेंसिव ऑयल है ये कंजम्पशन को हिट कर सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हिट कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, और ये कोई पाथ नहीं है सस्टेन्ड रिवाइवल का। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी बात के लिए लिखना है, या फिर आप समझ लो एक्सपेंसिव ऑयल के लिए लिखना है। दोनों में से किसी भी एक के लिए समझ सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी भी एक के लिए समझ लो। वट किसी कीमत पे नहीं आ पाएगा, हुम नहीं आ पाएंगे, विच ही आ पाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताइए जरा। ठीक है कुमार विवेक, कोई बात नहीं, तुमने मैसेज अपने आप ही हटा लिया था, है ना, उसी से पता चल गया था कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। तो अपना पढ़ो आराम से, ठीक है। मेरा किसी से जाति कोई ग्रज नहीं रहता। अगर मैं किसी दिन अगर किसी एक बच्चे को डांट मार भी देता हूं तो अगले दिन मेरे को याद नहीं रहता कि कौन सा बच्चा था, किसको मैंने क्या कहा था। तो ऐसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपना आओ पढ़ो। जब तक आप आराम से अच्छे से पढ़ने के लिए आए हैं तो इस चैनल पे मोस्ट वेलकम, आपका कोई दिक्कत ही नहीं। इट nuances the large debate on whether such vote should override the will of the legislature। इसकी वजह से मतलब बेसिकली ये नुएंस हो रहा है लार्ज डिबेट कि ऐसे वोट्स को, क्या ऐसे वोट्स को ओवरराइड कर देना चाहिए विल ऑफ द लेजिस्लेचर को। और अब आप यहाँ पे देखो, ये और ना एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। और क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करती है ना। तो आपने इसके बाद यहाँ पे गाइडेड लिख दिया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि शुड ओवरराइड दिया हुआ है, शुड ओवरराइड दिया हुआ है। ये दो वर्ब को ज्वाइन करना है इसने, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के केस में हेल्पिंग वर्ब पहले अंडरस्टूड हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब पहले से अंडरस्टूड हो जाती है, क्योंकि दो को आपने ज्वाइन कर रखा है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ भी अंडरस्टूड हो गई, और के बाद भी। तो मॉडल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो गाइडेड कैसे आएगा? शुड गाइडेड फर्दर आएगा। नेक्स्ट पा जाइए, इसमें बताओ जरा। A new chapter may been put forth that India gained independence only in the last 1 year and not in 1947। एक नया चैप्टर शायद लगा दिया गया, कोई कोर्स वगैरह की बात हो रही होगी एनसीईआरटी वगैरह में, या कोई मुद्दे की बात हो रही होगी, जो ये कहता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है पिछले ही साल, ना कि 1947 में। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अ न्यू चैप्टर मे बीन, मे के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ सकती है यार, है ना। तो यहाँ पे या तो ऐसा होता अ न्यू चैप्टर मे हैव बीन पुट फोर्थ, कहने का मतलब एक शायद नया चैप्टर ला दिया गया है, या फिर मे बी पुट फोर्थ ला दिया जाए शायद। तो दो इसमें स्ट्रक्चर सही हो सकते हैं। अब बात यह है, जो मेरा ऑप्शन है मे हैव बीन पुटेड की तो पुट ही चलती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, मे बी लेफ्ट फोर्थ, ये तो गलत ही कर दिया। पुट फोर्थ का मतलब होता आगे लाना,
है ना, इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे अपने पास एक ही ऑप्शन बचा जो ग्रामेटिकली भी ठीक है, मीनिंग वाइज भी ठीक है, मे बी पुट फॉर बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए जरा। ये जो इलेक्शन था ना, ये ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी था। ये जो इलेक्शन था ये और कुछ नहीं, ये लोगों का बस सुझाव लिया गया, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी वाली कोई बात नहीं थी। जिसमें ये ऐसा एक इलेक्शन था जिसमें इनोसेंट और हेल्पलेस लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट की मसल पावर के खिलाफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब मैदान में उतार दिया गया। कुछ सारी बात समझ, किसी इलेक्शन की बात हो रही है मान लो जहां पे डेमोक्रेटिक वे के अंदर इलेक्शन हुए ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं कोई डिक्टेटर है, उसने कहा कि चल ठीक है मैं इलेक्शन करवा लूंगा, है ना, लेकिन उसने जो इलेक्शन कराया उसके अंदर जो जनता के प्रतिनिधि खड़े हुए वो बेसिकली रियलिटी में कोई प्रतिनिधि थे ही नहीं, वो बस नाम के लिए इलेक्शन कर दिया। ये इलेक्शन जो था ये एक ओपिनियन था, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी नहीं थी। जहां पे इनोसेंट और हेल्पलेस लोगों को पिट कर दिया गया, मतलब उनको मैदान में उतार दिया गया गवर्नमेंट की मसल पावर के खिलाफ। यहां पे कुछ ना कुछ बीच में आना चाहिए, गवर्नेंस मसल पावर ऑफ स्टेट मशीनरी एंड स्टेट मशीनरी, कुछ ना कुछ आना होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया होगा, तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। किसी के खिलाफ उतारा गया, तो यहाँ पे आपको अमंग नहीं अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए था। यू फाइट अगेंस्ट समबडी, तो यहाँ पे पीपल वर पिटेड अगेंस्ट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए जरा। She is expected to be a candidate of continuity and is also expected to take a stand for radically economic transformation। हाँ जी, अब ये फॉर प्रीपोजिशन है और ट्रांसफॉर्मेशन इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये रेडिकली एक एडवर्ब होता है, रेडिकल एक एडजेक्टिव होता है। इकोनॉमिक यहाँ पर एडजेक्टिव है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नाउन है। अब आप ये देखो कि ये रेडिकली जो है, क्या ये रेडिकली इकोनॉमिक की ट्रांसफॉर्मेशन को क्वालिफाई कराना, ये जो वर्ड आप लिखना चाहते हो इससे आप क्या करवाना चाहते हो, इकोनॉमिक को क्वालिफाई करवाना चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन को क्वालिफाई करवाना चाहते हो? यहाँ पे क्वालिफाई करवाना जी ट्रांसफॉर्मेशन को। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लेकिन कैसी करनी है? बिल्कुल रेडिकल, मतलब रेडिकल चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेडिकली इकोनॉमिक, कंप्लीटली इकोनॉमिक, तो इसका मतलब एक रेडिकली का इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया उसका, तो यहां पे रेडिकल का मतलब है पूरी तरह से, मतलब बहुत बड़ा चेंज। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगेगा ना कि नाउन। तो यहाँ पे रेडिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब इतना तो पता चल गया होगा कि ये भी एडजेक्टिव है, तो ये इसको प्लूरल नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स नहीं लिख सकते, गलत हो गया। ये रेडिकली तो पहले ही गलत है, आपको पता ही है। नेक्स्ट पर जाइए, द स्टेट डिक्लाइंड, द स्टेट डिक्लाइंड, स्टेट ने मना कर दिया, स्टेट ने मना कर दिया, स्टेट ने मना कर दिया। क्या करने से मना कर दिया? देखो डिक्लाइन का मतलब मना करना, उन्होंने मना कर दिया। क्या करने से मना कर दिया?
नेगोशिएट करने से मना कर दिया। अब ये डिक्लाइन है जी वर्ब, और नेगोशिएट भी वर्ब है। ये दो वर्ब कैसे साथ में आ सकती हैं? ये दो वर्ब साथ में कैसे आ सकती हैं? इसका मतलब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए था। ऑब्जेक्ट चाहिए था तो आपने क्या लिख दिया? डिक्लाइंड टू नेगोशिएशन। अगर तू प्रीपोजिशन लगा देगा तो ये ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन का नहीं हो जाएगा, तो ये वाले तो दोनों आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये वाला नाउन है, ये वाला जेरंड है ना। ये तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इन्फिनेटिव लिख दूं, अब ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट थोड़ी है नेगोशिएट, ये तो पूरा टू नेगोशिएट एक अपने आप में इन्फिनेटिव है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है जी? यार आज की क्लास ना मैं यहीं रख रहा हूँ, एक्चुअली मैं कुछ काम में फंसा हुआ था, इसीलिए बीच में आज आपकी क्लास 10 मिनट लेट भी शुरू हुई। वह मैं नहीं चाहता था कि आज छुट्टी हो, नहीं तो ऐसा रूटीन सा बन जाएगा ना यार, क्लास हो नहीं रही। तो अभी मैं आज की क्लास यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बाकी इसके जो एरर्स वगैरह बचे हैं वो मैं कल कंटिन्यू कर दूंगा भाई। ठीक है, कल क्लास होगी और इसको कल मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, बस मैं नहीं चाहता था कि आज की छुट्टी कर दूं, मतलब मैं अपने आप को पुश करके जैसे तैसे जल्दी सी आके मैंने क्लास ले ली। ठीक है, बाकी इसको कल कंटिन्यू करता हूं मैं। आज के लिए गुड नाइट। और जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिनका प्री हो चुका है, जो मुझसे एक बार पढ़ चुके हैं, 25 से दूसरा बैच चालू हो रहा है। लेकिन फिर बता रहा हूं, इसको सिर्फ वही लोग ज्वाइन करिएगा जो एक बार कोर्स कर चुके हैं अच्छे से, वरना इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। ये थ्योरी का बैच नहीं है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव बिल्कुल बेसिक से शुरू नहीं होता। ये थ्योरी वाला जो बैच है वो आएगा 22 सितंबर के अराउंड, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। AVS10 मेरा कोड है, अपने फ्रेंड्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं भाई। और जिनके भी आगे एग्जाम है अभी, सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, मेहनत करते रहिए, सब बढ़िया होगा।